नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत अधिगम के प्रकार टाइप्स ऑफ लर्निंग का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना अधिगम की प्रकृति और विशेषताओं का। आज हम जानते हैं अधिगम के प्रकार टाइप्स ऑफ लर्निंग। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के कई प्रकारों का वर्णन किया है। उसुवेल 1968 ने सीखने के लिए 4 प्रमुख प्रकार बतलाए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग। इस तरह के सीखना में विद्यार्थियों को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और विद्यार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात इंटरनाइज कर लेता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अभिग्रहण या रिसेप्शन सीखना मात्र रटकर ही किया जा सकता है, परंतु उसुवेल महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि यह रटकर भी हो सकता है और समझकर भी हो सकता है। तो सबसे पहला प्रकार इन्होंने बताया था अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग। दूसरे नंबर पर आता है अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषण सीखना वैसे सीखना को कहा जाता है जिसमें विद्यार्थी को दी गई सामग्री में से एक नया संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट या कोई नया नियम या कोई नया विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अन्वेषण सीखना हमेशा अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल ही होता है, परंतु उसुवेल महोदय ने स्पष्ट किया कि यदि यह अर्थपूर्ण भी हो सकता है और रटकर भी संपन्न हो सकता है। जैसे कोई बालक दिए गए उत्तरों में से खोजकर इस अधूरे वाक्य भारत में खाली जगह आज़ाद हुआ था तो खूब पूरा करने की कोशिश करता है, तो यह एक ऐसा अन्वेषण सीखना का उदाहरण होगा जो रटकर संपन्न हुआ माना जाएगा। परंतु यदि छात्र किन्हीं ज्ञात तथ्यों नॉन फैक्ट्स को पुनर्संगठित ऑर्गेनाइज्ड कर या कोई प्रयोग कर किसी नए नियम की खोज करता है तो उसे एक ऐसा अन्वेषण सीखना कहा जाएगा जो अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल प्रक्रिया द्वारा संपन्न हुआ हो। तीसरे नंबर पर उसुवेल महोदय ने माना रटकर सीखना, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें विद्यार्थी दिए गए सामग्रियों के साचर एसोसिएशन शब्द वर्बटिम और मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीखता है। निरर्थक पदों को सीखना, शब्दों के जोड़ों को सीखना, अक्षर, अंक, जोड़ी, लेटर, नंबर, पेयर्स को सीखना इस श्रेणी के सीखने के उदाहरण हैं। अगला है अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। उसुवेल महोदय ने अर्थपूर्ण सीखने के बारे में कहा कि इस तरह का सीखना शिक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है। इसलिए शिक्षकों ने
इस तरह के सीखना पर अधिक बल डाला है और अर्थपूर्ण सीखना या मीनिंगफुल लर्निंग वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें सीखे जाने वाले सामग्री के सार तत्व सब्सटेंस को एक नियम के अनुसार समझकर उसका संबंध गत ज्ञान पास्ट नॉलेज से जोड़ते हुए सीखा जाता है। तो ये उसुवेल महोदय ने सीखने के 4 प्रमुख बतलाए हैं: अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग, अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग, रटकर सीखना, रोट लर्निंग और अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। अब बात करते हैं ज्ञानी का वर्गीकरण जो अधिगम के प्रकारों से संबंधित है, निम्न प्रकार है। वर्गीकरण के संबंध में एक दूसरा अभिगमन ज्ञानी द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 8 प्रकार का सीखना, जिसमें जटिल से सरल से जटिल तक श्रेणीबद्ध किया जाता है। ये 8 श्रेणियां के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सांकेतिक सीखना सिंगल लर्निंग, उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, जंजीरीकरण चेनिंग से लेकर हम समस्या हल प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जाएंगे। ज्ञानी ने ब्लूम इत्यादि से अधिक विशेषीकरण की हुई नामावली का प्रयोग किया। वह कुछ ब्लूम के मध्य और नीचे के स्तरों के सीखने के वर्गीकरण के और सूक्ष्म विभेद और उपवर्ग प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर वह अपने वर्गीकरण में कुछ उन उच्च वर्गों को सम्मिलित नहीं करता जो दूसरे वर्गीकरण में हैं। दोनों ही प्रणालियों में अलग अलग लाभ और हानियां हैं, किंतु दोनों ही शिक्षण की योजना, टीचिंग की प्लानिंग बनाने और विश्लेषण करने में उपयोगी है। ज्ञानी सब उच्च स्तर के सीखने की श्रेणियों पर केंद्रित मानता है कि जो साधारण पारस्परिक अनुबंधन से प्रारंभ होकर क्रिया प्रसूत अनुबंधन तक होती है। अलग थलग संबंध और प्रतिक्रियाएं एक ऐसे संबंध में प्रक्रिया जिसे जंजीरीकरण चैनिंग कहते हैं के द्वारा मिल जाते हैं। और अंतिम रूप में अशाब्दिक व्यवहार जो अनुबंधन द्वारा सीखा जाता है वह शब्दों के साथ संयुक्त हो जाता है। व्यवहार को शाब्दिक रूप में व्यक्त किया जाता है और आखिर में अवधारणाओं का निर्माण हो जाता है। अवधारणाओं के साथ और अनुभव ऐसे संबंधों की ओर ले जाते हैं जो सामान्य नियमों को विकसित कर देते हैं और अंत में चिंतन और समस्या हल में कुशलताएं विकसित हो जाती हैं। यद्यपि यह वर्गीकरण व्यवहारवादी उन्मुखता लिए हुए है, फिर भी यह सामान्य प्रतिकृति विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंट साइकोलॉजी की खोजों के अनुरूप भी होती है। ज्ञानी ने यह भी दिखाया है कि कैसे उसकी व्यवस्था कार्य विश्लेषण में प्रयोग की जाती है। कार्य विश्लेषण शब्दों का प्रयोग ज्ञानी सीखने के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करने की प्रक्रिया के लिए करता है। यह विश्लेषण वर्गों के पहचान करने के लिए और यह निर्धारित करने के लिए कि किस प्रकार का सीखना इसमें निहित है और यह निर्णय करने के लिए कि उसका शिक्षण देने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है के लिए किया गया है। ज्ञानी सीखने को संगठित और श्रेणीबद्ध करने के संबंध में निर्देश भी देते हैं और सुझाव भी देता है कि किस प्रकार सुधारात्मक शिक्षण दिया जाए
कि जो इस बात पर निर्भर होता है कि कहाँ और कौन से विद्यार्थी कुशलता की एक श्रेणी जो एक दिए हुए प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए होती है उसमें असफल हुए हैं। कार्य विश्लेषण में सीखने के उद्देश्यों को उनके छोटे अंशभूतों में बांटना होता है और फिर इन अंशभूतों भागों को और छोटे अंशभूत भागों में बांटना होता है। स्पष्ट है कि ऐसा करने के लिए कोई एक मार्ग नहीं है और सैद्धांतिक रूप से जो संख्या अंशभूत भागों की पहचान की गई है वह असंख्य है, किंतु उन अंशभूत भागों की पहचान सरल होती है जो कि पहले पढ़ाए गए सीखने के उद्देश्यों के समान होते हैं। इस प्रकार से एक विशिष्ट कार्य विश्लेषण जो एक शिक्षण कर सकता है उसमें सीखने के नए उद्देश्यों को अंशभूत में बांटना होता है जो पहले उद्देश्यों के संचयन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नए कार्य नए उद्देश्यों के जोड़ को सम्मिलित करते हैं और ये निश्चित कर लेते हैं कि जो उद्देश्य पहले सीखे गए और अभ्यास अलग थलग से किए गए सब संग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा विश्लेषण शिक्षकों को कार्यों की आंतरिक संरचना को देखना, तर्कपूर्ण ढंग से सूचना के श्रेणीबद्ध प्रस्तुतिकरण की योजना बनाना और संभवतः उठने वाली सीखने की कठिनाइयों का पूर्वानुमान लगाना संभव बनाता है। ज्ञानी के जो वर्गीकरण है जिसमें इन्होंने 8 प्रकार से सीखना बताया है उसका अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।